today's topic, classification of commerce. Classification of there are two ways it is classified. First one is trade and auxiliary to trade. Trade and auxiliaries to trade. Right? And in trade also classified in two. That means internal trade and external trade. Right? And this internal trade also classified in two. That means wholesale trade and retail trade, right? And external trade also classified in three. Export, import, and interport, right? This is the classification of commerce. That means internal, external, of trade and auxiliary to trade. Auxiliary to trade also classify in five. That means first, transport, banking, insurance, warehousing, and fifth one is communication. These are the auxiliary to trade, right? First of all, trade. That means buying and selling of goods and services. That means buying and selling of finished goods and services to the customer, right? तो जितने भी आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो जो शॉपकीपर्स होते हैं, चाहे वो स्मॉल हो लार्ज हो, दो ही तरह के होंगे. दैट मीन्स होलसेल एंड रिटेल, दोनों ही तरह के ट्रेड्समैन फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग करता है. यानी जो मैन्युफैक्चर गुड्स को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, ये उनका होलसेल मार्केट से परचेज करके रिटेल मार्केट में सेल कर देंगे, कस्टमर को सेल करते हैं. ठीक है, तो ये ऑलरेडी फिनिश्ड गुड्स यानी रेडी टू यूज प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करते हैं. दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द यूजर, दैट मीन्स कस्टमर. So those who are engaged in buying and selling of ready to use goods, that means finished goods
to the customer, that is called trade. And this trade is also classified into that means internal and external. Internal, that means those who are engaged in trading of goods and services within the country is called internal trade, and those who are engaged in trading the goods and services outside the country, that is called external trade. That means जो लोग विद इन द कंट्री इंडिया में ही बिजनेस यानी ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है, यानी किसी भी तरह का शॉप खोलकर बिजनेस कर रहा है, सेल परचेज में एंगेज है, वो कहलाएगा इंटरनल ट्रेड। यानी ऑल ओवर इंडिया जितने भी गुड्स का शॉप्स हैं और शॉपकीपर्स पर्सन जो होते हैं वो इंटरनल ट्रेड का एग्जांपल है। और जो आउटसाइड द कंट्री ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है, यानी रेडी टू यूज गुड्स का सेल और परचेज करते हैं कस्टमर्स को, वो एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, दैट मीन्स अब उसको भी क्लासिफाई किया गया है। तो इंटरनल ट्रेड आल्सो क्लासिफाई इन टू वेज। फर्स्ट वन इज होलसेलर एंड रिटेलर। ठीक है, होलसेल ट्रेड या रिटेल ट्रेड, जिसको हम लोग होलसेलर भी कहते हैं और रिटेलर भी कहते हैं। ऑब्वियसली द नेम इज होलसेलर। तो होलसेलर क्या करता है, अब जरा इसके बारे में जानिए। ऑब्वियसली होलसेलर जो होता है सोल्ड गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी at discounted price, less number of trader, राइट। ये इसके फीचर्स है। होलसेल ट्रेड लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को सेल करता है। तो होलसेल ट्रेड किसको सेल करेगा? होलसेलर सोल्ड गुड्स टू रिटेलर एंड होलसेलर बाई और परचेज गुड्स फ्रॉम एजेंसी और मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो जनरली एक ट्रेडिंग सिस्टम में दैट मीन्स अगर हम ये देखें तो कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच दो ही इंटरमीडिएरीज होते हैं। फर्स्ट होता है होलसेलर एंड देन रिटेलर एंड गुड्स यानी you will be a first, you will be a second. These are intermediaries. ठीक है, ये इंटरमीडियरीज होते हैं। ये जर्नल कंसेप्ट है, यानी जर्नली प्रोड्यूसर और कस्टमर यानी गुड्स को यूजर के बीच दो ही मिडिल मैन होते हैं। ठीक है, दो ही मिडिल मैन होते हैं। दो ही मिडिल मैन होते हैं, या मीडिएटर कह सकते हैं या इंटरमीडियरीज कह सकते हैं। दैट इज होलसेलर एंड रिटेलर। दैट मीन्स होलसेलर बाई गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देन होलसेलर सोल्ड गुड्स टू रिटेलर एंड देन रिटेलर सोल्ड गुड्स टू कस्टमर। तो होलसेलर ऑब्वियसली बाई गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटी and these goods also transferred to the retailer including their profit. तो होलसेलर जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं। वन ऑफ द बेनिफिट इज स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड का सेंस है एक पार्टिकुलर वेराइटीज ऑफ गुड्स ही वो ट्रेडिंग करता है। यानी अगर यूं कहें कि जो फूड ग्रेन्स का होलसेलर है तो एक सेम टाइप ऑफ या ग्रुप ऑफ फूड्स का ही वो ट्रेडिंग करेगा, तो उसके पास वेराइटीज ऑफ फूड्स नहीं होंगे। आज के डेट में जैसे मान लो कि होलसेलर है
व्हीट एंड राइस का, तो व्हीट राइस पल्सेस यही 2-3 तरह का ही गुड्स को वो ट्रेडिंग करेगा। उसके पास वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट नहीं होंगे। इडेबल ऑयल का, तो वो इडेबल ऑयल का ही ट्रेडिंग करेगा, उसके पास अदर ऑयल्स या अदर थिंग्स का ट्रेडिंग नहीं करेगा। यानी 1, 2, 3, 4 तक का ही गुड्स का वो ट्रेडिंग करता है होलसेलर्स। यानी उसके पास स्पेसिफाइड गुड्स होते हैं, नॉट अ लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ गुड्स होते हैं। ठीक है, तो होलसेलर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? होलसेलर सोल्ड गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, आप उसके यहाँ से स्मॉल क्वांटिटी का डिमांड करोगे तो होलसेलर सेल नहीं करेगा, वो एक स्पेसिफाइड गुड्स का ही ट्रेडिंग करता है और वो ज्यादा डिस्काउंट देता है कंपेरिजन टू रिटेलर। ठीक है, he buy goods for cash and manufacture and sell them on credit to retailer large amount। ये क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर। ये बहुत कॉमन है कि जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर से क्रेडिट पर गुड्स लेते हैं और जब वो गुड्स को सेल कर देता है मार्केट में तो उससे जो फंड या मनी एक्युमुलेट होते हैं वो बाद में उसको पे ऑफ कर देता है। ठीक है, इस तरह से वो क्रेडिट बेसिस पर बिजनेस को रन करता है। सेकंड होता है रिटेलर, तो दो ही इंटरनल ट्रेड के क्लासिफिकेशन है या क्लास में डिवाइड किया गया, होलसेलर एंड रिटेलर। तो रिटेलर क्या करते हैं? स्मॉल क्वांटिटी, जहां पर भी सोसाइटी में जहां पर भी सोसाइटीज है, कुछ लोगों का एक ग्रुप है, वहां पर किसी न किसी तरह का एक रिटेल शॉप जरूर होता है। ठीक है, तो रिटेल शॉप क्या करते हैं? स्मॉल इन क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में भी आपको गुड्स प्रोवाइड करेंगे, 25 ग्राम 50 ग्राम आपके एज पर रिक्वायरमेंट वो आपको सेल करते हैं। वेराइटीज ऑफ गुड्स, एक रिटेलर के पास वेराइटीज ऑफ गुड्स होता है। आज आप देखते होंगे मल्टी प्रोडक्ट जनरल स्टोर्स खोले जाते हैं, यानी रिटेल ट्रेड खोले जाते हैं। कुछ स्मॉल इन साइज होता है, कुछ लार्ज इन साइज होते हैं। कुछ स्मॉल इन साइज होते हैं, कुछ लार्ज इन साइज होते हैं। ठीक है, तो उनके पास वेराइटीज होता है। आप ग्रोसरी के साथ साथ मेडिसिन, स्टेशनरी, इन समवेयर कॉस्मेटिक, गारमेंट ऑल्सो, सभी कुछ एक ही शॉप में मिल जाते हैं, आपके डेली नीड्स से रिलेटेड सभी चीज मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द फीचर ऑफ रिटेल ट्रेड इज इन रिटेल ट्रेड वैरायटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल लोकेटेड इन ऑल सोसाइटी। जहां भी सोसाइटी है 8-10-20 लोगों का घर है, वहां किसी न किसी तरह का एक छोटा या बड़ा रिटेल ट्रेड यानी रिटेल शॉप होते हैं। तो ये हो गया ट्रेड, internal trade, and internal trade also classified into two: wholesale and retail trade. Wholesale trade sold goods at in large quantity at discounted price. Discounted, that means in comparison of retail trade they give more discount on MRPs. Less number of traders, यहाँ पर traders कम होते हैं, ज्यादातर सेंटर ऑफ द मार्केट या सिटीज में होते हैं। होलसेलर सभी जगह स्प्रेड नहीं होते। ठीक है, उनका एक अलग प्लेस ऑफ बिजनेस होता है जहां पर नंबर ऑफ होलसेलर्स होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड इन गुड्स, वो कुछ स्पेसिफिक गुड्स का डील करते हैं, यानी उसमें होलसेल ट्रेडिंग करते हैं। और रिटेल ट्रेड में क्या है? गुड्स सोल्ड एट लार्ज क्वांटिटी, वेयर इन रिटेल ट्रेड गुड्स सोल्ड एट in small quantity at MRP, and somewhere for competition they are providing small discount, varieties of goods located in everywhere or every society। ठीक है, तो ये हो गया आपका होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट इंटरनल ट्रेड, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ओके, external trade, that means outside the country, outside the country
को 3 वे में परफॉर्म किया जाता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट, राइट। एक्सपोर्ट दैट मीन्स गुड्स सोल्ड आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। मान लो ये इंडिया हो गया, ये हो गया यूके, सोल्ड, India sold goods to UK, that is example of export. That means selling goods to outside the world is export. And just reverse करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हो जाएंगे बाई, ठीक है, इंडिया परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, दैट इज इंपोर्ट, राइट। इंपोर्ट का मतलब होता है खरीदना, बाइंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। इंडिया दूसरे कंट्री से कोई गुड्स खरीदता है, परचेज करता है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। दैट मीन्स इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द वर्ल्ड या आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। जैसे इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट या क्रूड ऑयल दूसरे कंट्री से खरीदता है, गल्फ कंट्रीज राइट नाउ, some of the Gulf countries and some of Russia, that is import, right। और अगर ये दूसरे देशों को बेचता है, सेल करता है, that is export, clear। तो export and import, that export that means selling of goods to outside the country, import that means buying of goods from आउटसाइड द कंट्री, इंट्रीपोर्ट। ये एक नया कंसेप्ट है, हम लोग आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पता हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इंट्रीपोर्ट आई थिंक किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। तो हम लोग एंट्रीपोर्ट समझते हैं। देखिए सिंपली इंट्रीपोर्ट, इंडिया नेपाल, यूके हो गया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एंट्रीपोर्ट, क्लियर है। When a country import goods from other country and all of these imported goods exported to some other country, that is called entreport. Or we can say that if the goods are imported for the purpose of export is called entreport, right? If goods are imported for the purpose of export is called entreport। यानी वो कंपनी जो गुड्स को इंपोर्ट करता है नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस बट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, यानी वो खुद के यूज के लिए नहीं बल्कि दूसरे को देने के लिए, यानी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये एक्टिविटी कहलाएगा एंट्रीपोर्ट, ठीक है। बट माइंड इट, ऑल इंपोर्टेड गुड्स मस्ट बी एक्सपोर्टेड, ठीक है। जो गुड्स इंपोर्ट किया जाएगा पूरा का पूरा एक्सपोर्ट होगा, यानी ऐसा नहीं है कि आप 10 करोड़ रुपीस का गुड्स इंपोर्ट किए और 4 करोड़ रुपीस का गुड्स आपने बिजनेस के लिए रख लिए, यानी सेल करने के लिए रख लिए, रिटेल सेल, होलसेल वगैरह, और रेस्ट ऑफ 6 करोड़ का गुड्स आपने किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया, तब ये एंट्रीपोर्ट नहीं माना जाएगा। टोटल 10 करोड़ का गुड्स को एक्सपोर्ट करना होगा, दैट इज कॉल्ड एंट्रीपोर्ट। इसीलिए कहा गया व्हेन अ कंपनी
import the goods for the purpose of export, that is called entry port. ठीक है, ज्यादातर आपके कंट्री के नाइबोरिंग कंट्रीज जो हैं उसके डेली नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे इंडियन कंपनीज आउटसाइड द वर्ल्ड यानी दूसरे देशों से गुड्स को इंपोर्ट करता है और टोटल गुड्स को नाइबोरिंग कंट्री बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत को एक्सपोर्ट कर देता है। ये एक्टिविटीज कहलाता है एंट्री पोर्ट। क्लियर? देखिए, इफ द गुड्स इंपोर्ट, if refers to the import of goods for the purpose of export, and in entry port the goods are purchased from a foreign country but not for consumption in home country but for selling these goods to the some other foreign country। ठीक है, जो अपने कंजम्पशन के लिए नहीं रखता है बल्कि वो दूसरे देशों को सेल कर देता है तो वो एंट्री पोर्ट कहलाता है। तो एक्सपोर्ट, import for the purpose of export, but not only one। ये कोई जरूरी नहीं कि किसी एक ही कंट्री को एक्सपोर्ट करे, तो मोर देन वन कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा। जैसे इंपोर्ट किया गया 10 करोड़ रुपीस का गुड्स और एक्सपोर्ट कर दिया गया मोर देन वन कंट्रीज को, ठीक है, यानी 2-3 कंट्री को ऑल 10 करोड़ का गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया गया और उसमें से कोई भी अमाउंट का गुड्स कंजम्पशन के लिए नहीं रखा गया, तो ये आपका कहलाएगा एंट्री पोर्ट। गॉट इट? ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स इज ओवर। 50% of the part is over. Second, that means auxiliary to trade, right? Auxiliary aids और auxiliary to trade both are same, जो ट्रेड को सपोर्ट करता है, ठीक है। एक्टिविटी विच आर सपोर्टेड टू द ट्रेड इज कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। तो जो ट्रेड्स को सपोर्ट करता है, जिससे ट्रेड और इफिशिएंटली फास्ट होता है और इजी वे में परफॉर्म किए जाते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ये हमें कहलाता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। Activities are known as service and together constitute service sector और tertiary sector of commerce। तो ये आपका कॉमर्स का सर्विस सेक्टर ही है या टर्सरी सेक्टर ही है, जो पहले आपको उसका फंक्शंस बताया गया, ठीक है। फंक्शंस या रोल ऑफ कॉमर्स, यही रोल ऑफ कॉमर्स जो है ऑक्सिलरी टू ट्रेड माना जाता है। तो दोनों को आंसर लिखने के तरीके बदल जाएंगे, हेडिंग बदल जाएगा, बट मीनिंग सेम रहेंगे, ठीक है। आप देखेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में है रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज, हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क एंड नॉलेज। दिस इज थ्रू अ प्रॉपर function, that means hindrances of knowledge is removed through communication। So the activity of communication is auxiliary to trade। Hindrances of exchange is removed through finance। That means hindrances of exchange of money is removed through banking and finance। This banking and finance is one of the auxiliary to trade, ठीक है। ये एक्टिविटीज है जिससे ट्रेड स्मूथ वे में ऑपरेट होता है, इजी वे में ऑपरेट होता है। ये वेरियस प्रॉब्लम्स को जो ट्रेड को बड़ा करने में यानी बड़े लेवल पर ट्रेड करने या बिना किसी इनकन्वीनियंस के हिंड्रेंसेस के या प्रॉब्लम्स के बेहतर तरीके से चलाने में
जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है उसको ये रिमूव करता है, या कह सकते हैं ट्रेड्स एक्टिविटी को स्मूथ वे में रन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अगर ट्रेड एक्टिविटी स्मूथ वे में रन होगा तो प्रोडक्शन एक्टिविटी भी बेहतर होगा, यानी जितना ज्यादा ट्रेडिंग, दैट मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होगा, उतना ही ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करेगा, यानी जितना ज्यादा डिमांड ऑफ द गुड्स होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स होगा, ठीक है। फिर कैसे किया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट, थ्रू ट्रांसपोर्ट, दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ कॉमर्स by which it reduce or minimize the problem of distance, problem of place through transport facility, either roadways, railways, seaways और एयरवेज। 4 वेज होते हैं ट्रांसपोर्ट का, एयर ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट। इन चारों में से किसी भी एक तरीके से या सभी तरीके से ट्रेड को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यू आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स और ट्रेडिंग द गुड्स एवरीवेयर, वी आर अवेलेबल, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट कंपनी इज अवेलेबल टू कैरी द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। द ऑब्स्टेकल्स ऑफ प्लेस, प्रॉब्लम ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल, आप देख रहे होंगे कि इंडिया में जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले, वो ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह पर प्रोड्यूस नहीं होते, ज्यादातर साउथ इंडिया में ये प्रोड्यूस होता है, और टी ईस्ट इंडिया में प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो एवरीवेयर अवेलेबल होते हैं एट सेम प्राइस, सेम क्वांटिटी, एवरी टाइम, दैट मीन्स थ्रू आउट द ईयर। हाउ इट इज पॉसिबल, आप नॉर्थ ईस्ट के टी फार्म से, टी गार्डन से जो टी प्रोड्यूस होता है वो बिहार, यूपी, पंजाब, गुजरात तक पहुंच जाता है, या साउथ इंडिया का जो स्पाइसेस है, ठीक है, वो ऑल ओवर इंडिया में एवरी टाइम अवेलेबल होते हैं। हाउ, एक पार्टिकुलर प्लेस पर प्रोड्यूस होता है लेकिन ऑल ओवर प्लेस या ऑल ओवर इंडिया में वो अवेलेबल होता है, क्यों, कैसे, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के थ्रू एक जगह प्रोडक्शन को कैरी करके दूसरे जगह पहुंचा दिया जाता है, जिससे वहां जो डिमांड होता है वो पूरा होता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल्स ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड थ्रू ट्रांसपोर्ट, राइट। सेकेंड वन इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं बिजनेस या ट्रेड को बड़ा करने में, ठीक है, फंड की जो रिक्वायरमेंट होती है और फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स होता है उसको रिस्क फ्री एट वेरी लेस टाइम और टाइमली जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है परफॉर्म करने के लिए, दैट इज बैंकिंग, राइट। तो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स एक्सचेंज एक्टिविटी को में जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, और फाइनेंशियल नीड्स को सपोर्ट करता है, यानी कि गिविंग लोन टू द ट्रेड्समैन और ट्रेडर्स एट वेरी लो कॉस्ट, दैट इज एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे उनको बिजनेस को एक्सपैंड करने और बड़ा करने में इजी होता है, राइट। एंड इंश्योरेंस, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंश्योरेंस क्या करता है, ये रिस्क को मिनिमाइज करता है या रिस्क को एलिमिनेट करता है। बिजनेस या ट्रेडिंग में जैसे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको मूव किया जाता है, तो वहां पर रिस्क है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी रिस्क होते हैं, एक एम्प्लॉय कैश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है तब भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ओके। तो आज का क्लास मैं इंश्योरेंस तक स्टॉप करता हूं और इसके बाद वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, मैं कंप्लीट कर दूं। तो इंश्योरेंस
के थ्रू रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है और जो लॉस होता है उसको कंपनसेट किया जाता है। वेयर हाउसिंग से जो टाइम गैप है उसको एलिमिनेट किया जाता है, यानी इस ऑब्स्टिकल्स को दूर किए जाते हैं। प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स, how much they want to store the goods, they can store through warehouse at very nominal charges। वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स को स्टोर कर सकते हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट, दैट मीन्स वेयर हाउसिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट के थ्रू। तो वो स्टोरेज या वेयर हाउस प्लेस प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स के लिए, ये जैसा भी गुड्स है उन सभी गुड्स के लिए। एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटी देता है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज का ट्रेडिंग किया जाता है उसके बारे में मैक्सिमम लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, इस कम्युनिकेशन से ट्रेडिंग इनहेंस होता है, इंक्रीज होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जानकारी रखेंगे तो वो डिमांड भी करेंगे। एडवर्टीजमेंट स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर regarding new goods and their utilization। This is class is over। Today's topic complete है। नेक्स्ट क्लास में बिजनेस रिस्क पढ़ाया जाएगा। ओके, तो आप लोग कुछ क्वेरीज है पूछे, अदरवाइज टुडेज क्लास इज ओवर।